जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम पर। दुनिया जैसे जैसे डिजिटल होती जा रही है वैसे वैसे एक नया क्राइम बढ़ता जा रहा है और कहें तो सुरसा की तरह अपना मुंह बढ़ाता चला जा रहा है। यह साइबर क्राइम बहुत अजीबोगरीब है कि टेलीफोन से ही सारा कुछ ट्रांसफ़र हो जाता है। टेलीफोन से ही लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें, उनकी खुफिया जानकारी निकाल ली जाती है। टेलीफोन और कंप्यूटर यानी कि डिजिटल दुनिया में यह एक बहुत खतरनाक, कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक अपराध होता जा रहा है। और झारखंड इस मामले में अभी तक तो हिंदुस्तान में नंबर 1 है। खास करके जामताड़ा का जो इलाका है, देवघर का जो इलाका है, एक खास पॉकेट है। तो साइबर क्राइम क्या है पहले तो ये हम समझेंगे, और साइबर क्राइम के विरुद्ध जो कानून बने हैं वो कानून क्या हैं। साइबर क्राइम में अगर कोई फंस गया तो कैसे निजात पाएगा अगर बैंक से पैसा निकल गया। हम यह मान करके सोशल मीडिया में मनमाना पोस्ट डाल देते हैं बगैर यह सोचे समझे कि यह क्राइम भी हो सकता है अगर किसी के विरुद्ध हम अनाप शनाप अनर्गल लिखते हैं, पढ़ते हैं। उसमें कहाँ हम फंस सकते हैं, कहाँ हम दूसरे का पोस्ट शेयर करने में फंस सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता विकास वैभव जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। एक तो हम यह जानना चाहेंगे कि सबसे पहले हम लोग शुरू करें कि जो साइबर क्राइम क्या है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। फिर ये जानना चाहेंगे कि साइबर क्राइम से जुड़ी बाकी तमाम चीज़ों एक एक करके हम बात करेंगे उस पर। साइबर क्राइम क्या है पहले ये बताइए। साइबर क्राइम या साइबर अपराध जी एक बहुत ही ब्रॉड अर्थ वाला शब्द है जी। साइबर अपराध को आप इलेक्ट्रॉनिक अपराध भी कहा जा सकता है। साइबर क्राइम का सबसे सरल अर्थ ये होता है, तकनीक और इंटरनेट के माध्यम से, तकनीक और इंटरनेट के इस्तेमाल से अगर आप किसी कंप्यूटर डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को टारगेट करते हैं या किसी व्यक्ति विशेष या उनकी संपत्ति को टारगेट करते हैं, ये सबसे सरल अर्थ है साइबर क्राइम का। जैसे जैसे तकनीकी प्रोग्रेस हुआ, जैसे जैसे इंटरनेट का उपयोग बढ़ा, वैसे वैसे साइबर अपराध भी बढ़े हैं। सबसे पहले जिस तरह का अपराध होता था उसमें सबसे पहले एक कंप्यूटर डिवाइस को टारगेट किया जाता था, कंप्यूटर डिवाइस को हैक कर लिया जाता था। अब कंप्यूटर डिवाइस को जरिया बना के, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल डिवाइस को जरिया बना के एक व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, व्यक्ति की संपत्ति को टारगेट किया जा रहा है, सरकार के वेबसाइट्स को टारगेट किया जा रहा है। तो साइबर क्राइम्स को आप 2 या 3 तरीके के साइबर क्राइम्स को समझ सकते हैं। सबसे पहला साइबर क्राइम जिसमें कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है या आपके मोबाइल डिवाइस को टारगेट किया जाता है। दूसरा तरह का साइबर क्राइम है जिसमें आपके एक व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जाता है, जैसे साइबर बुलिंग है, धमकी दी जाती है। और तीसरा साइबर क्राइम है जिसमें एक व्यक्ति की संपत्ति को टारगेट किया जाता है, जो अभी सबसे ज़्यादा चला हुआ है। आपके बैंक अकाउंट को हैक कर लिया, आपकी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन को हैक कर लिया, उसमें आपकी संपत्ति को टारगेट किया गया। और जो सबसे जटिल तरीका का साइबर क्राइम है वो है सरकार के विरुद्ध, जैसे सरकार की वेबसाइट को हैक कर लेना, सरकार की डेटा को हैक कर लेना, सरकार की डेटा को चुरा लेना। तो ये विभिन्न तरीका के साइबर क्राइम्स हैं। साइबर क्राइम का एग्जैक्ट डेफिनेशन या एग्जैक्ट मीनिंग देना बहुत ही मुश्किल है। डिजिटल दुनिया जो है उसमें साइबर क्राइम है और डिजिटल इससे ही साइबर क्राइम बढ़ता है, पलता है और विकसित होता है जी। इसको ऐसे कह सकते हैं जी। तो इसमें हम अगर देखें साइबर क्राइम के बारे में, इसके अगेंस्ट अब जैसे कि बहुत सारे लोग मनमाने ढंग से लिखते रहते हैं, जो मन करता है पोस्ट किसी का शेयर कर दिए, जो मन किया डाल दिए, तो वो क्राइम में कैसे आ जाता है। तो इसमें पहले साइबर लॉ आप हमको बताएं कि साइबर क्राइम के अगेंस्ट जो साइबर लॉ है, कानून है, वो कानून क्या है। देखिए, जैसे जैसे तकनीकी प्रोग्रेस हुआ, पहले इंटरनेट का उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। जैसे जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा वैसे वैसे नए कानून भी आए। सबसे पहला जो कानून हमारा है भारतीय दंड संहिता, इसमें वैसे प्रावधान नहीं थे जो साइबर दुनिया को डील कर सकें। साइबर क्राइम्स के अगेंस्ट उस समय साइबर था ही नहीं। साइबर दुनिया का इस्तेमाल जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे सरकार ने जो एक अहम कानून बनाया जिसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी कानून। ये पहला ऐसा कानून था जिसमें साइबर क्राइम्स को डील करने के लिए प्रोविजन लाए गए।
और इस कानून के साथ साथ में आपके इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड में भी पैरेलल प्रोविजंस लाए गए जिससे साइबर अटैक्स को, साइबर अपराध को डील किया जा सके। सो सबसे अहम कानून जो है सूचना प्रौद्योगिकी कानून साल 2000 में जो आया, और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अंदर में बहुत सारे सरकार ने ऐसे नियम बनाए जैसे इंटरमीडियरी रूल्स। सो सारे जो भी इसमें फैक्टर्स हैं, जिसमें सारे जो भी स्टेट एक्टर्स हैं, जो भी जैसे इंटरमीडियरीज हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सबको रेगुलेट करने के लिए ये कानून को लाया गया। तो अहम कानून जो है वो है सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट। कोई व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखता है वह उस पर लिखता है, पढ़ता है, उसका इस्तेमाल करता है, वो और जिसके माध्यम से वो जा रहा है, नेट में जिसके माध्यम से वो जा रहा है और जिसके पास जा रहा है, जिसके खिलाफ बुलिंग, धमकी या जो चीज़ भी की जा रही है, तो उसमें क्राइम कैसे है। मान लीजिए कि किसी ने यह गलती की, किसी ने जानबूझ के किया, दो चीज़ें हैं जी। गलती की तो विड्रॉ किया, सॉरी बोला, और नहीं तो जानबूझ के किया, तो क्राइम कैसे है और कैसे फंसेगा वो। एक तो हम लोग जहाँ तक जानते हैं एक डिलीट करने का सिद्धांत है कि डिलीट कर दिया, तो क्या वो डिलीट होता है? जी देखिए, मैं इसको आपको सबसे सरल तरीके से समझाता हूँ जी। आप किसी को धमकी देते हो, जान मारने की धमकी देते हो, या आप किसी की बदनामी करते हो, वो जो सामान्य कानून है भारतीय दंड संहिता, उसमें ये पनिशेबल ऑफेंस है। बिल्कुल। तो साइबर, अब इसका साइबर एंगल अगर हम समझें इसको, आप मोबाइल डिवाइस के उपयोग से, इंटरनेट के उपयोग से किसी को धमकी देते हो, वही काम कर रहे हो। अब इसमें क्या है, इसमें कोई डायमेंशन या कोई लिमिट नहीं रहा। आप रांची में बैठे हो, आप एक जामताड़ा में बैठे व्यक्ति को मोबाइल से धमकी भरे मैसेज भेज सकते हो। आप सोशल मीडिया से आप उसके बारे में कुछ भी अनर्गलत बातें फैला सकते हो। तो होता क्या है, इंटरनेट का एम्बिट इतना वाइड है, इंटरनेट की पहुंच इतनी दूर तक है, वो आपको स्वयं पता नहीं चलेगा आपके द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो या आपके द्वारा पोस्ट किया हुआ पोस्ट कहाँ कहाँ पहुंच सकता है। आज अगर आपने अपने फेसबुक अकाउंट पे, ठीक वैसे ही जैसे कि हम अमेरिका में घटी घटना को यहाँ पे बैठे बैठे कुछ मिनटों में देख लेते हैं, जैसे वहाँ टेलीकास्ट होता, ठीक उसी समय हम भी यहाँ देख पाते हैं। उसी ढंग से हम जो भी भेज रहे हैं पूरी दुनिया में कहीं भी कोई देख सकता है, कहीं भी कोई देख सकता है। और जैसे कि आपने कहा कि अगर आप डिलीट कर देते हो, तो आपने अपने ओरिजिनल पोस्ट को डिलीट कर दिया। अगर मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैंने आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, मैंने आपके पोस्ट की रिकॉर्डिंग कर ली, आपके वीडियो की कॉपी बना ली, तो मैं उससे कहीं भी फैला सकता हूँ। तो मैं कहीं पिक्चर में नहीं रहूंगा, रहेंगे आप, क्योंकि वो आपका पोस्ट है, आपका वीडियो है। इसमें कौन कौन लायबल होता है ये जैसा आप हमको बताएं। एक जिसने पोस्ट किया, एक जिसने पोस्ट किया और जिसने पोस्ट फैलाया। इसमें ये जिसने फॉरवर्ड किया, जिसने फॉरवर्ड किया जी। होता क्या है, जिस तरीके का अपराध है उस तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि ये फैलना कहाँ से शुरू हुआ। चूंकि जबकि इसको पता करना बहुत ही मुश्किल है, ये लेयर्स में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि ये पोस्ट ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। ओरिजिनेट करने वाला सबसे पहला कल्प्रिट होता है। अब वो ओरिजिनेट करना आपकी मंशा में भी थी कि आप उसको फैलाना नहीं चाहते थे, मगर चूंकि अगर आपने कुछ भी ऐसा चीज को पोस्ट भी किया और वो अगर फैल जाता है तो आपकी भी उसमें लायबिलिटी होगी, और वो जो लोगों ने उसको फैलाने में मदद किया सभी लोग जिम्मेवार होंगे। अब एक बात आपने बताई साइबर अपराध के बारे में, वो है एसेट्स के बारे में, खास करके मनी के बारे में। बैंकों से वो पैसे निकाल लिए जाते हैं, तो इसमें बैंक कितने लायबल हैं? बैंक की यह जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने ग्राहकों को सूचना दे प्रॉपर, जो मैसेज के थ्रू, जो आमतौर पर चेक वगैरह देने में होता है कि आपका इतने का चेक आएगा, इससे ऊपर का, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इस चेक को क्या करना है, नहीं करना है, उसके मैसेज आते हैं। तो बैंक अगर प्रॉपर मैसेज नहीं भेजता है, वैसी स्थिति में किसी का पैसा निकल, मान लीजिए कि किसी ए का आज पैसा निकला, बैंक ने कोई मैसेज नहीं भेजा, वो अपना निश्चिंत है, बैंक से कोई मैसेज आएगा तब देखेंगे। तो उसमें बैंक की वो तो कंप्लेन तब करेगा जब उसके पास कुछ सूचना होगी कि हमारे खाते से पैसा निकाला गया। बैंक कहेगा कि हमने तो भेज दिया। अब बैंक के बहुत सारे बैंक्स में प्रॉपर मैसेज नहीं आते हैं, तमाम मैसेज नहीं आते हैं। कौन लायबल होगा उसके लिए? देनदारी का लायबल कौन होगा? हमको तो खबर मिलेगी तभी हम खबर करेंगे। तो कितने दिन का टाइम फ्रेम हमारे लिए है, कितना टाइम है कि हम उसमें कर सकें? इस सवाल का जवाब के लिए मैं आपको बैंकिंग के पूरे संदर्भ में इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये होता क्या है, पहले जो बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस होते थे वो आप बैंक में जाते थे, स्लिप भर के पैसे निकालते थे या चेक जमा करते थे। अब बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पूरा डिजिटाइज हो चुका है। आप घर बैठे बैठे जो काम के लिए पहले आपको बैंक जाना पड़ता था, अब आप वो सारे काम घर बैठे बैठे कर सकते हैं या इंटरनेट के माध्यम से।
अब एक नया चलन आ गया है मोबाइल वॉलेट का, जैसे पेटीएम वॉलेट है, यूपीआई ऐप्स हैं। तो इसमें होता क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होता है, आप जब इसके लिए एनरोल करते हो, आप अपने आप को पंजीकृत करते हो, तो आपको बैंक में बहुत सारी सूचनाएं देनी पड़ती है और बहुत सारे उसमें डिस्क्लेमर क्लॉजेज होते हैं। सूचनाएं जैसे कि भाई आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करोगे, सबसे पहले आपको उसके लिए एक सिक्योर गेटवे में एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। पासवर्ड के बाद दूसरा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो होता है वो है ओटीपी प्रोटेक्शन होता है, कि आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें ओटीपी आएगी, ओटीपी बिना दिए वो ट्रांजैक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। तीसरा, आपको एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देना पड़ता है। बैंक आपको हर ट्रांजैक्शन के पहले एक नियमित रूप से ईमेल भेजेगा। और चौथा, आप एक ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी देते हो, एक दूसरी मोबाइल नंबर भी आप देते हो। बहुत बार क्या होता है, एक मोबाइल नंबर में बैंक आपको इंटीमेट करता है तो वो आपको मैसेज मिला नहीं, तो बैंक अब जो होने लगा है, अब जो सिस्टम आ गया है, हर ट्रांजैक्शन में बैंक आपको मल्टीपल तरीके से इन्फॉर्म करता है। जैसे हो गया एसएमएस, ईमेल, बहुत सारे बैंक्स में ऑटोमेटिक कॉल्स भी आते हैं। आपका कहना ये सही है कि बैंक की लाइबिलिटी अब ये कैसे डिसाइड होगी? दो जगह हुआ, एक तो हुआ कि जो लोग मोबाइल वॉलेट से अपना काम कर रहे हैं, कंप्यूटर से कर रहे हैं, एक है कि जो नहीं कर रहे हैं उनको भी प्रॉपर मैसेज आना चाहिए क्योंकि उन्होंने वो कर रखा है। तो दो हुआ, तो उसको तो सूचना नहीं मिली। इसमें यह है कि जैसे हमने मोबाइल से पैसा निकाला वैसे हमको सूचना आई और उसके जो ये फॉर्मेलिटीज हैं, चरण हैं अलग अलग, वो चरण पूरे किए गए। लेकिन जो जिनके पास नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मोबाइल से काम नहीं करते हैं, तो उनका क्या होगा? उनके लिए जो जैसे हम एक चीज़ को हम दर्शकों के लिए क्लियर करना चाहेंगे, जैसे हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल से हम लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन हमारा होता है। हमने मोबाइल से लेन देन नहीं किया, ट्रांजैक्शन हुआ, हमको तुरंत मैसेज आया, मेल आया और हमने उसको देखा। कितना टाइम फ्रेम में हमको उस कंप्लेन को करना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई देखिए हमने नहीं निकाला, किसी और ने निकाल लिया? तो उसमें किसकी लायबिलिटी होगी? एक, मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि ओटीपी उठता है, ओटीपी, हाँ ओटीपी उठता है, ओटीपी आता है, ओटीपी का जवाब देना रहता है। तो जो हैकर है वो तो सारा कुछ जानता है जी। और जो ग्राहक है, ग्राहक में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे कि भारतीय कानून के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो वैसी स्थिति में उसको क्या, पहले मोबाइल पर आइए, और एक जो नेट बैंकिंग नहीं करते हैं, नेट से बाहर हैं, उनके लिए बताइए। मोबाइल के लिए जैसे मैंने बताया कि आपको अपना ओटीपी किसी से शेयर नहीं करना है, और मान लीजिए आपका ओटीपी हैक होके शेयर हो गया, आपके मोबाइल से पैसे की निकासी हो गई जो अनाधिकृत है, तो आपको जब भी इसकी जानकारी मिले आपको अपने बैंक को भी बताना है और पुलिस में भी आपको कंप्लेन करना है। इसके लिए कानून में कोई लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है। और जो लोग इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर उनके अकाउंट से भी अनाधिकृत निकासी हो गई जो उन्होंने कभी भी ऑथराइज नहीं किया, उनके पास भी जो उपाय है, जो वो पीरियोडिकली अपना बैंक स्टेटमेंट को चेक करते हैं। अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन उनके ध्यान में आता है, उन्हें तुरंत बैंक को इंटीमेट करना चाहिए और साथ ही पुलिस में खबर करना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने वाली है, आपको कोई भी एक व्यक्ति को ये चीज़ की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि उसके अकाउंट्स में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। उनको पीरियोडिकली उसको चेक करते रहना चाहिए। और बैंक का जो ट्रांजैक्शन होता है, अगर आपके खाते से निकासी हुई है तो वो निकासी अगर दूसरे खाते में गई है, बैंक आपको ये जानकारी देगा कि ये पैसे आप किस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, तो उसकी भी जानकारी आपको पुलिस को देनी पड़ेगी। तभी पुलिस इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम करेगी अपने इन्वेस्टिगेशन में। ये साइबर क्राइम जो है, इसके लिए अलग कोई कानून में व्यवस्था की गई है कि कहाँ हम एफआईआर दर्ज करें या किसी भी थाने में दर्ज करा सकते हैं? क्या है इसकी व्यवस्था? ऐसे तो आप किसी भी थाने में इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब जितने भी पुलिस फोर्स हैं, चूँकि ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड विषय है, पुलिस फोर्स ने सब जगह अपना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम सेल शुरू किया है, जिसमें कुछ पुलिस पदाधिकारियों को इसकी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं तो जो आपको समझाना पड़ेगा पुलिस को, जो आपको लिखित कंप्लेन देना है, वो भी बहुत टेक्निकल होता है। तो वैसी जानकारी, वैसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जा रही है पुलिस के लोगों को, वैसी स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स को भी पुलिस वैसी अपने टीम में ला रही है। और इसमें भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है, राष्ट्रीय साइबर कंप्लेंट पोर्टल। अच्छा। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल एक है, ये ऑनलाइन पोर्टल है भारत सरकार की। इसमें भी आप कोई भी तरह के साइबर क्राइम की सूचना दे सकते हैं। यह जो पोर्टल है, इसकी खासता ये है कि इस पोर्टल में जैसे अगर बच्चे साइबर क्राइम का शिकार होते हैं या औरतें साइबर क्राइम की शिकार होती हैं, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, साइबर बुलिंग हो गया,
साइबर बुलिंग हो गया, किसी बच्चे की तस्वीर को आप आपत्तिजनक तस्वीर को शेयर कर रहे हैं, तो इस पोर्टल में आप डायरेक्ट शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इस पोर्टल की सबसे खास बात यह है, इस पोर्टल में आप गुमनाम शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं। एक महिला अगर साइबर क्राइम की शिकार होती हैं तो बहुत बार वो अपना नाम किसी को नहीं बताना चाहती, तो ये गुमनाम शिकायत दर्ज करने की भी फैसिलिटी इसमें है। और ये जो पोर्टल है, इसका पूरा कोऑर्डिनेशन सारे लोकल पुलिस से होता है। पुलिस के पास इसकी सूचना चली जाती है और उस पर पुलिस आगे कार्रवाई करती है। ये अभी जैसे कि आपने बताया कि जो ट्रेडिशनल एफआईआर का तरीका है जी, उसमें कोर्ट से नोटिस आता है, पुलिस से हम अपना मॉनिटर कर सकते हैं क्या हुआ नहीं हुआ, कोर्ट से भी सारी चीज़ें पता लगती रहती। लेकिन जब इसमें नेशनल क्राइम पोर्टल जो है उसमें अगर करते, साइबर क्राइम पोर्टल जो है उसमें अगर करते हैं तो डेवलपमेंट्स जो है वो कैसे पता चलता है, डेवलपमेंट कैसे मालूम होगा, कैसे मॉनिटर होगा? उस पोर्टल में आपको सारी शिकायत के स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट बताया जाता है कि आपकी शिकायत को लोकल थाने में अग्रेसित कर दी गई है, ये लोकल थाना ये इस थाने में अग्रेसित कितने तारीख को की गई है, इस तारीख के बाद में ये एफआईआर नंबर जनरेट हुआ है, उसके बाद ये अधिकारी इसके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसके बाद आप इस पोर्टल से इंफॉर्मेशन लेके आप अपने कंसर्न थाना से संपर्क कर सकते हैं और जो भी आपका कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, इस पोर्टल से शिकायत मिलने के बाद वो स्वयं आपको कांटेक्ट करेगा और आपसे सारी डिटेल लेगा। अब दो चीज़ें हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे। एक तो साइबर क्राइम A to Z किसको कहेंगे साइबर क्राइम, और अगर हमने भूल चूक से, जिसको कहते हैं गलती से मिस्टेक हो गया, नया एक वर्ड आया है, तो गलती से मिस्टेक जो हमने किया है तो उसमें हमारे बचाव के लिए, किसी ने गलती कर दी अगर ऐसी, तो गलती कर दी तो गलती से बचाव का क्या तरीका हो सकता है और किन किन चीज़ों को इनलिस्ट किया गया है जिसमें कि साइबर क्राइम, एक तो आपने बताया कि मनी फ्रॉड जो है वो हो गया, दूसरे आपने पोस्ट के बारे में बताया, तो ये स्पष्ट कर दें हमारे दर्शकों को ताकि वो लोग अलर्ट रहें इस मामले में। दर्शकों को डू एंड डोंट्स जिसको कहते हैं, डू एंड डोंट्स बताया जाए। सबसे पहले डू एंड डोंट्स बताने के पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी जो तरीके के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उनको जाने। सबसे पहले जो साइबर क्राइम होता था, एक तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ओटीपी किसी को नहीं बताएं किसी भी स्थिति में, जब तक आपका अपना कंसर्न नहीं हो तब तक ओटीपी नहीं बताएं। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले दर्शकों को ये जानना ज़रूरी है कि किस किस तरीक़ा के साइबर क्राइम्स अभी हो रहे हैं जी। जैसे कि भी अखबारों में भी आ रहा है, ऐसे बहुत सारे केसेस भी हो रहे हैं। सबसे पहले जो साइबर क्राइम होता था, किसी ने आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया, आपकी डेटा को चुरा लिया, आपकी ईमेल को हैक कर लिया और आपके ईमेल से एक धमकी भरा ईमेल किसी को भेज दिया। तो अब वो जो उस तरीके का जो साइबर क्राइम होता था, उस तरीका का जो साइबर अपराध होता था, वो बहुत ट्रेडिशनल हो चुका है। अब कंप्यूटर से ज़्यादा इस्तेमाल स्मार्टफोन का होता है। तो अब जो तरीके का साइबर क्राइम हो रहा है, स्मार्टफोन में कंप्यूटर ही है, लगभग कंप्यूटर ही है जी। तो अब जो अलग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ जो साइबर क्राइम हो रहा है, सबसे पहला मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा OTP फर्जीवाड़ा या CVV फर्जीवाड़ा। कोई भी आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हो तो बैंक ने एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन डाला है कि मैं मेरे कस्टमर को मैं OTP भेजूंगा, वो मुझे OTP बताएगा तभी मैं पैसे की निकासी या ट्रांसफ़र करूंगा। तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आया, सबसे पहला बात, आप उस OTP को किसी भी तीसरे व्यक्ति को ना दें या सार्वजनिक कंप्यूटर या सार्वजनिक वाईफाई के यूज़ से आप उस OTP का ट्रांजैक्शन ना करें। इसी के समान होता है CVV फर्जीवाड़ा। कोई भी जो एक ATM कार्ड या डेबिट कार्ड होता है, उसके पीछे में 3 अंकों का CVV लिखा रहता है। वो CVV कोड एक तरीका का OTP है आपके कार्ड को यूज़ करके ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो आपको ये चीज़ को सबसे ज़्यादा आपको सतर्क रहना है कि वो आपका CVV कोड जो होता है वो तीसरे आदमी के हाथ में ना लगे, क्योंकि अगर किसी आदमी के हाथ में आपका CVV कोड लग जाता है और वो आपका ATM कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर ले लेता है, तो वो आपके ही तरह उस कार्ड को यूज़ कर सकता है। मे बी आपको उसकी जानकारी भी नहीं मिले, जब तक आपको जानकारी मिले आपके बैंक से पूरे पैसे निकल गए हों। अब एक जो नया तरीके का साइबर क्राइम इजाद हुआ है वो है ई-कॉमर्स पोर्टल का फर्जीवाड़ा। अभी क्या होता है, हम लोग बहुत कुछ ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं, जैसे अमेज़न से मंगा लिए, फ्लिपकार्ट से मंगा लिए, ऐसे बहुत सारे ई-कॉमर्स के पोर्टल हैं। तो जितने भी ये ऐसे साइबर अपराधी हैं, ये इनके मिरर साइट्स बना लेते हैं। आपने एक सर्च इंजन में सर्च किया अमेज़न, तो आपको एक मिरर साइट में ले जाया जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा मिरर साइट का। आप ओरिजिनल अमेज़न के साइट में नहीं गए, आपने वहाँ कुछ भी क्लिक किया, आपको लिंक मिल गया, तो हो सकता है आपके कंप्यूटर को मिरर कर लिया, आपके कंप्यूटर को कॉपी कर लिया। तब आपको लगेगा आप सामान खरीद रहे हैं, अमेज़न को आप अपना बैंकिंग डिटेल दे रहे हैं,
वो एक साइबर अपराधी ने आपके कंप्यूटर को मिरर करके आपसे आपकी पूरी बैंकिंग डिटेल ले ली, और आपके बैंकिंग डिटेल जिसको भी मिल जाएगा उसके लिए एक लॉटरी है, वो ऐसे आपके पैसे निकाल लेगा। तो आप नहीं, आप इंतजार करें कि अमेजन से या जो भी जिसको हम बोले सामान आएगा, सामान तो आया नहीं, सामान आया नहीं और आपके पैसे भी निकल गए। तो आपको सबसे ज्यादा ये जो अब फर्जीवाड़ा हो रहा है ई कॉमर्स का, इसमें आपको जो सावधानी बरतनी है कि आप सही जगह पे सही लिंक से उसको खोलें। कभी भी सार्वजनिक कंप्यूटर्स पे या सार्वजनिक वाईफाई पे आप कभी ई कॉमर्स पोर्टल पे नहीं जाएं, और अगर आप जाते हैं तो उसका जो URL आईडी होता है, URL जो एड्रेस होता है, उसको ज़रूर से वेरीफाई कर लें कि मैंने अमेज़न खोला है या जो भी मैंने पोर्टल खोला है उसी के वेबसाइट पे आप गए हैं। और पैसे ट्रांसफ़र करने के पहले कैसे एश्योर करेंगे कि हम उसी पोर्टल पर हैं? ये एश्योर करने का बहुत क्या? अच्छा सवाल है सर। इसको एश्योर करने का तरीका जो है कि जो ऊपर में वेबसाइट की एड्रेस दी रहती है, उसमें आप जो भी आप वेबसाइट का एड्रेस टाइप करोगे, आप हमेशा इंश्योर करो कि या वही एड्रेस पे आप गए हो। अच्छा। जो ये मिरर साइट्स होती हैं, जैसे आपने खोला AMAZON, तो मिरर साइट्स में आएगा a.ma.zon.tts। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मैंने उसी को खोला। तो इसको सबसे सरल तरीका इससे बचने का है कि आप हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप सर्च इंजन के लिंक से वेबसाइट के एड्रेस पे ना जाएं, आप डायरेक्ट वेबसाइट का एड्रेस अपने ब्राउज़र पे टाइप करें। उससे क्या होगा, आप कभी भी मिरर साइट्स में नहीं जाएंगे। अब एक जो नए तरीके का फर्जीवाड़ा इजाद हुआ है उसे बोलते हैं गूगल डॉक्यूमेंट फ्रॉड। होता क्या है, बहुत सारे आप सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ऑनलाइन सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहे हो, या बैंक ने आपको फ़ोन किया, बोला आपका KYC डॉक्यूमेंट नहीं है, आप उसको अपलोड करो। तो उसका भी बचने का गूगल डॉक्स फर्जीवाड़ा में क्या होता है, साइबर अपराधी ऐसे बहुत सारे लिंक्स को फैला के रखते हैं कि जैसे आपने सर्च किया फलाना बैंक का KYC, तो बैंक की वेबसाइट में जाने की जगह आप चले गए एक फर्जी गूगल डॉक्स के लिंक पे, और जैसे उसमें आपने अपने सारे पर्सनल डिटेल्स दिए, वो बैंक को जाने की जगह वो एक अपराधी के हाथ लग गया, और अपराधी को आपके सारे पर्सनल डिटेल्स मिलने के बाद अपराधी आपके बैंक को एक्सेस कर सकता है, आपके फाइनेंस डिटेल्स को एक्सेस कर सकता है, आपकी ID को एक्सेस कर सकता है। तो इससे भी बचने का उपाय है कि आप कभी भी लिंक के थ्रू उसमें ना जाएं। सर्च इंजन में एक फलाना बैंक कभी सर्च ना करें। हर बैंक की अपनी वेबसाइट होती है जो आपके पासबुक में भी लिखी है, आपके बैंक के कागजातों में भी लिखी है। आप वो पूरे एड्रेस को टाइप करने की मेहनत करें, तो उससे आप ये मिरर लिंक्स पे और ये फर्जी लिंक्स से जाने से बचेंगे। और एक जो नए तरीके का अभी अपराध हो रहा है कि आपको कुछ सामान बेचना है, आप एक ऑनलाइन पोर्टल में जाके सामान बेचोगे, तो जब आपने ऑनलाइन पोर्टल का फिर आपने अगर सार्वजनिक इससे सर्च किया, सर्च इंजन से सर्च किया, तो बहुत सारे आपको फर्जी वेबसाइट्स या फर्जी लिंक्स मिल जाएंगे। तो ऑनलाइन पोर्टल्स में सामान बेचने के समय जब आपको अपना सामान बेचना है तो आपको अपना आधार नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लेयर बाय लेयर लोग आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपको टारगेट करके सेव वो तो फ़ोन नंबर मांगेगा ना, जिसके सामान बेचने जा रहे हैं तो फ़ोन नंबर मांगेगा। फ़ोन नंबर मांगेगा, फ़ोन नंबर में हमारी डिटेल है। नहीं, सिर्फ फ़ोन नंबर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फोन नंबर के साथ में फोन हमारा जो लिंक है वो तो सबका फोन लगभग लिंक है उससे। जी जी, तो वो लिंक है, तो जैसे ही फोन नंबर लिया तो फोन नंबर से तो एक्सेस कर सकता है ना, वो नहीं कर सकता। देखिए, सिर्फ फोन नंबर से एक्सेस नहीं हो पाएगा। अच्छा। फोन नंबर के अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि आप क्या बाकी डिटेल नहीं देना है, बाकी डिटेल आपको नहीं देना है। कोई भी एक व्यक्ति, अगर आपको ऑनलाइन सामान बेचना है तो कोई भी एक जो भी आपका प्रोस्पेक्टिव आदमी जो खरीदना चाहता है, उसके लिए बस सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, आपको कांटेक्ट कर सके। जी। आपको कांटेक्ट करने के लिए उसको आपको आपकी आधार नंबर की जरूरत नहीं है। कांटेक्ट करता है तब भी क्या बताना है क्या नहीं बताना है, कांटेक्ट करके आपको कांटेक्ट करेगा। अगर आपको अपना मोबाइल बेचना है, तो अगर आपको सपोज आपको मेरा मोबाइल खरीदना है, आपको अपना मोबाइल बेचना है, आपने एक पोर्टल पे एक ऐड दिया, एक एंट्री की, मुझे अपना मोबाइल बेचना है, तो आप मुझसे कृपया इस नंबर पे संपर्क करें। अब मैंने उसको देखा, मैं आपको फोन करूंगा, बोला मुझे आपका मोबाइल खरीदना है, मगर पहले आप मुझे अपना डेबिट कार्ड का नंबर बता दीजिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि खरीदने वाले को डेबिट कार्ड की नंबर की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल। मैं आपसे पूछूंगा, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, मुझे जन्म तिथि बता दीजिए, कौन से बैंक में आपका अकाउंट है ये बता दीजिए, मैं आपको पैसे ट्रांसफर करूंगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ये डायरेक्टली ये नंबर शेयर नहीं करना है। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है। तकनीक के साथ साथ आप ट्रेडिशनल बैंकिंग का भी उपयोग करें। तकनीक का ये मतलब नहीं है, एक तो वो भी था ना क्लोन कर लेने का, एटीएम क्लोन कर लेने का, मैं उसको आगे बता रहा हूँ। तो ये ऑनलाइन जो फर्जीवाड़ा हो गया। अब इसके अलावा जो एक फर्जीवाड़ा होता है वो है एटीएम क्लोनिंग और चेक क्लोनिंग। अब आप अपने एटीएम बैंक मशीन को यूज़ करने गए,
एटीएम मशीन को यूज़ करना बहुत सरल है और एटीएम मशीन को यूज़ करने का तरीका उस मशीन में ही लिखा रहता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एटीएम मशीन के आसपास रहेंगे, बहुत सारे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं जो एटीएम मशीन के आसपास रहेंगे, देखेंगे आप गए, आपको कठिनाई हो रही है इस्तेमाल करने में। ऐसे में आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपने साथ अंदर नहीं आने थे। अच्छा। बैंक के गार्ड को ही बोले मदद करने के लिए, या आप बैंक में चले जाएं, आप एटीएम का इस्तेमाल ना करें। ऐसे इसमें होता क्या है, लोग जो ऐसे एकांत वाले एटीएम का तो नहीं इस्तेमाल करें, एकांत में जो है जो ज्यादा इस्तेमाल होता है वहां जाएं, और हमेशा ये चीज का ध्यान रखें कि एटीएम में हमेशा एक टाइम पे एक व्यक्ति को प्रवेश करने दिया जाता है। उसका चेक क्लोनिंग के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, तो ये एटीएम क्लोनिंग से बचने का तरीका यही है कि आपको इस पे सावधानी बरतनी है कि कोई दूसरा आदमी आपका एटीएम डिटेल्स नहीं ले ले और आप जो पिन नंबर डाल रहे हैं। अब जो चेक क्लोनिंग होता है ये भी एक नए तरीके का अपराध है। इसमें एक अपराधी आपके चेक की कॉपीज बना लेता है, जिससे आपका सिग्नेचर भी कॉपी कर लिया और चेक नंबर भी आ गया, और वो चेक को आपने अगर मुझे चेक दिया और वो चेक अगर क्लोन हो गया और एक तीसरे व्यक्ति के हाथ में लग गया, तो वो तीसरा व्यक्ति भी वो चेक को ऐसे ही यूज करेगा जैसे आपने उसे चेक दिया है। अच्छा। तो इससे बचने के लिए अब बैंक्स ने जो दो लेयर ऑफ प्रोटेक्शन लाए हैं, चेक्स में बारकोड्स आ गए हैं। बारकोड्स की क्लोनिंग नहीं हो पाती है। और बारकोड्स के अलावा अब जो नियम आए हैं बैंक के कि आपको बैंक को बताना पड़ेगा मैंने इस आदमी फलाना आदमी को मैंने चेक दिया है, तभी बैंक उस चेक को ऑनर करेगा। तो ये इसके अलावा अब बैंक्स ने जो सिस्टम इजाद किए हैं, अब बैंक में आप सूचना दें मैंने इनको चेक दिया है, और आपको अपने चेक्स का एक रिकॉर्ड भी मेंटेन जरूर करना चाहिए। ये चेक नंबर मैंने इस आदमी को दिया है। उससे क्या होगा, अगर आपके बैंक से ट्रांजैक्शन हो जाता है और जब आप अपना स्टेटमेंट निकालते हो, आप अपने रिकॉर्ड से मिलान करते हो, तो आप पाते हो नहीं ये चेक मैंने इसी आदमी को दिया है। आमतौर पर होता क्या है कि लोग चेक काट के दे देते हैं, लिखते नहीं है, रिकॉर्ड नहीं रखते, लेकिन वो रखना मस्ट है। उसको रिकॉर्ड पंजी में आपको हमेशा दाखिल करके रखना चाहिए। समय नहीं है तो बहुत विस्तार का ये विषय जिस पर बहुत लंबी बात की जा सकती है, लेकिन जितनी भी जानकारी दी गई उसमें डू एंड डोंट्स जो आपको बताए गए हैं, क्या करें क्या न करें, तो आप साइबर अपराध से खुद भी बच सकते हैं, अपने परिवार को भी बचा सकते हैं, समाज को भी बचा सकते हैं। आज तो कानून की बात में बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, जोहार, धन्यवाद।